जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद ये सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में सबको यकसा नज़र से देखा जाएगा। लेकिन 370 मनसूख होने के बाद आज भी लोगों की तरफ से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ साथ मरकज़ी इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि सरकार की तरफ से इलाका के लोगों को यकसा क्यों नहीं देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर लाडली बेटी स्कीम्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर के 8 अजला में ये स्कीम, इससे लोग जो हैं वो फैज़याब हो रहे हैं। लेकिन क्या 12 अजला में, जम्मू कश्मीर के बाकी 12 अजला में ये स्कीम लागू होनी चाहिए? इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जनाब मुख्तार जट सब मौजूद हैं। ये काफ़ी मुद्दों को लेके जो है वो लोगों की रहनुमाई जो है वो करते हैं और सरकार तक अपने मुतालबात जो हैं वो पेश करते हैं। क्या कुछ इनके मुतालबात रहेंगे, इसके ऊपर इन्हीं से जानेंगे। रियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि आफ्टर 370 एब्रोगेशन के बाद बहुत से बड़े वादे किए गए थे कि सबका साथ सबका विकास, तो उन्हीं में से मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आपको खुद पता चल जाएगा क्या वाकई सबका साथ सबका विकास एग्जिस्ट करता भी है ज़मीनी सतह पे या नहीं। देखें, आज से लगभग 8 साल पहले एक स्कीम यहाँ हमारे JNK में लॉन्च की गई, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसका नाम था लाडली बेटी स्कीम। ठीक है, देखिए इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद ये था, और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1/4/2015 को। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद ये था कि ये जो फीमेल सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रही है एज़ कम्पेयर टू मेल, इसको किसी तरीके से अरेस्ट किया जाए, लॉक किया जाए या रोकथाम लगाई जाए। दूसरा मकसद ये था इस स्कीम को लॉन्च करने का कि वो पेरेंट्स जो फाइनेंशियली पोर होते हैं, जिनके घर में बच्चियाँ पैदा होती हैं, उनको एक फाइनेंशियली असिस्ट किया जाए, ठीक है, मदद की जाए। ये मकसद था इस स्कीम को लॉन्च करने का। अब देखें, थोड़ा सा पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में बता देता हूँ। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्या थी। इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी ये थी कि हर वो बच्ची जो 1/4/2015 को पैदा हुई या उसके बाद से लेकर अब तक पैदा हुई, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल थी। लेकिन कौन सी बच्ची? वो बच्ची साथ में जिसके पेरेंट्स जो हैं फाइनेंशियली वीक थे, और इसमें ये कंडीशन थी कि जिनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल इनकम 75,000 लेस इन अ ईयर होगी। ठीक है, वो वाली बच्चियाँ इस स्कीम के लिए एलिजिबल थी। फिर उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। देखें, एक तो हमें फॉर्म चाहिए था इसका, जो हमें JK बैंक से मिलना था। ये JK बैंक के साथ स्कीम एसोसिएटेड थी। फिर दूसरा ये था KYC फॉर्म्स, नो योर कस्टमर और नो योर कंज्यूमर फॉर्म्स। ये हमें उन पेरेंट्स को देना होता था जिसमें उनका आइडेंटिटी कार्ड आ जाता था, आधार कार्ड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता था जिसमें ये दिखाना पड़ता था कि इनकी इनकम जो है 75,000 लेस है। ठीक है, और तीसरा एक सैंक्शन लेटर फ्रॉम CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये होगी एलिजिबिलिटी, और फिर ये इसके डॉक्यूमेंट। अब इस स्कीम का एक वर्किंग प्रोसेस क्या था। देखें, इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड जो था वो था 21 ईयर्स का। तो ये स्कीम काम करती थी 2 फेज़ में। फेज़ फर्स्ट का जो मैच्योरिटी पीरियड था वो था 14 ईयर्स का। अब इस 14 ईयर्स में क्या होना था, देखें एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 14 × 12 कर लें आप, बन जाने थे आपके पास 168 मंथ्स। अब इन 168 मंथ्स में क्या करना था, हमारी गवर्नमेंट ने उस बच्ची के अकाउंट में 1,000 रुपया डालना था, जो इस 14 साल के बाद कितना बन जाना था, यानी 1,68,000, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट, यानी इससे ज़्यादा अमाउंट हो जानी थी। ये था हमारे इस फेज़ फर्स्ट में। और इस फेज़ फर्स्ट के बाद जो ही इस फेज़ फर्स्ट का पीरियड पूरा होता, उसके बाद आ जाता था अगला 7 साल का पीरियड। उस 7 साल के पीरियड में क्या होने जाना था, यही अमाउंट और इस पे जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पड़ा होना था, वो उस अगले 7 साल के फेस में क्या हो जाना था, उसकी एक FD हो जानी थी। यानी पता ये चलता है इस स्कीम से कि जब ये मैच्योरिटी के करीब ये स्कीम पहुंचती, तो वो फैमिलीज़
जो फाइनेंशियली वीक थी, जिनके घर बच्चियाँ पैदा हुई थी, उनको एक अच्छी खासी रकम मिलनी थी, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। अब इस स्कीम में जैसे कुछ थोड़ी सी और भी कंडीशंस थी कि इस स्कीम में नॉमिनीज नहीं था। इन केस अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती उस बच्ची के साथ, बेनिफिशरी के साथ, तो पूरा ये पैसा वापस गवर्नमेंट को रिटर्न हो जाना था। और प्लस ये था, हर 3 साल बाद उस बच्ची को अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता था, चाहे वो स्कूल्स में पढ़ रही है अगर वहाँ से, नहीं तो कॉलेज से, ठीक है। और अब मेरा ये है आपके साथ मकसद ये है इस स्कीम को लेके आपके साथ गुफ्तगू करने का कि देखें, 370 आर्टिकल की एब्रोगेशन से पहले हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट्स थी, 10 जम्मू प्रोविंस में, 10 कश्मीर प्रोविंस में और 2 लद्दाख प्रोविंस में। अब देखें, जब 370 5 अगस्त 2019 को ये एब्रोगेशन की गई, ठीक है, तो इस स्टेट को 2 यूटीज़ में बनाया गया, एक लद्दाख के साथ चली गई, लेह करगिल 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बाकी हमारी 20 डिस्ट्रिक्ट्स बच गई इस जम्मू कश्मीर के साथ। तो इसमें देखें 20 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भेदभाव क्यों, आज की डेट में ये स्कीम्स कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट है। अगर मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूँ, जम्मू, किश्तवाड़, कठुआ, सांबा, और अगर श्रीनगर प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस की बात करूँ, श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब अभी भी मुख्तार साहब क्या बताना चाहेंगे, किन वजूहात की वजह से सरकार ने ये बाकी इजला में जो है वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं की है, या फिर इलाका के लोगों को नज़रअंदाज किया है? सर, मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं समझ के ये भेदभाव हमारे साथ क्यों। हमारे अगर हिताई पीर पंचाल की बात करें, मैं आने वाले टाइम में एक सीरीज़ लॉन्च करूँगा, देखिएगा बहुत सी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन की गई है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आज उन लोगों से जो लोग ये वादे करते हैं, जो ये एम्प्टी स्लोगन्स देते हैं, हॉलो प्रॉमिसेस करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मैं पूछता हूं बताइए मुझे इस स्कीम में कहां सबका साथ सबका विकास है। आपने उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में दी, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है, क्या इन डिस्ट्रिक्ट्स में गरीब लोग नहीं रहते? इनमें भी गरीब लोग रहते हैं। अगर आपने भी देखा हो कभी, सुबह में एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप आज इस सर्दी के मौसम में सुबह कोई पांजा चौक पे चला जाए, देखे कितने हमारे मजदूर बेचारे इस सर्दी के मौसम में वो गरीबी की हालत में, तंगीज में अपना घर छोड़ के यहाँ बैठे होते। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि या तो ये अपने एम्प्टी स्लोगन्स बंद करें, या जो ये प्रॉमिसेस करते हैं, फेक प्रॉमिसेस, इनको फुलफिल करें, क्योंकि हमारे साथ बड़ी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो मेरी एलजी साहब से, और ख़ासकर आप जर्नलिस्ट के थ्रू भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि एलजी साहब, ये जो स्कीम्स है ये हमारे इधर रजौरी में भी इम्प्लीमेंट की जाए, पुंछ में भी इम्प्लीमेंट की जाए, यानी उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स इस स्कीम से महरूम है, उन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम भी इम्प्लीमेंट की जाए, ये भेदभाव ख़त्म किया जाए। आप मुझे बताइए, क्या ये आर्टिकल 14 की वायलेशन नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, कहाँ है इक्वालिटी? आप हमारी इस यूटी में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आप ये स्कीम चला रहे हो, बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम ही नहीं चला रहे, कि ये कौन सी इक्वालिटी है कि जनाब राइट टू इक्वालिटी, सबके लिए इक्वालिटी है, हम सबको एक यकसा नज़र से देखेंगे? तो मुझे ये समझ नहीं आती। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि एलजी साहब, ये स्कीम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की जाए, रजौरी पुंछ में, यहाँ पे भी लोग गरीब रहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जनाब मुख्तार जट साहब, जिनके साथ बातचीत हो रही थी। वहीं जहाँ जम्मू कश्मीर में लाडली बेटी स्कीम जो है वो तकरीबन 8 अजला में जो है वो वहाँ पे चल रही हैं, लेकिन बाकी अजला में क्यों जो है वो सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही है, क्यों पीर पंचाल को भी यहाँ पे नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस सब पे जो है वो बातचीत हुई। वहीं मरकज़ी सरकार की बात करें तो मरकज़ी सरकार का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और अगर विश्वास की बात है तो क्या पीर पंचाल के लोगों का विश्वास नहीं जीतना है? क्या उनके इलाका के लोगों को डेवलपमेंट में शामिल नहीं करना है? क्या इलाका के लोगों को जो नई स्कीम आप जो है वो दे रहे हैं, तो क्या उससे ये लोग जो है फैज़याब नहीं होने चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को लाडली बेटी स्कीम को लेके बाकी अजला के साथ साथ पीर पंचाल में भी तवज्जो देनी चाहिए?